हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि 5 डेज़ हो चुके थे। इन 5 दिनों के अंदर वांगजी ने कुछ नहीं किया था। ये देखने के बाद यांग फेंगम्यान को भी लगा कि जैसे वांगजी कुछ नहीं करेगा। लेकिन अचानक से जब वो डिनर कर रहे थे, सॉरी, वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी उनके घर पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और वांगजी अपने हाथ में गन लिए हुए उनके घर आ जाता है और वो उनसे बोल देता है कि वो उनकी बेटी जियांग यानली से शादी करना चाहता है। जियांग फेंगम्यान चाहकर भी वांगजी को नहीं रोक पा रहे थे। अब हमें वेडिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। वांगजी वेडिंग हॉल में खड़ा हुआ था, उसके पास साओ शिंगचन खड़ा हुआ था। वो बस चुपचाप वांगजी को ही देखे जा रहा था। वांगजी के अलावा वहाँ पर उसकी फैमिली में से कोई नहीं था। चैंग फेंगम्यान पूरे हॉल में देखते हैं लेकिन वांगजी की फैमिली में से कोई नहीं था। फिर वो वांगजी के पास जाते हैं और बोलते हैं, मिस्टर लैन, आपकी फैमिली में से शादी में कोई नहीं आया। वांगजी जियांग फेंगम्यान की ओर घूर कर देखते हैं। उसके बाद जियांग फेंगम्यान कुछ नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है और आकर सीधा मैडम यू के पास खड़ा हो जाता है। तभी हमें ब्राइड को दिखाया जाता है। एक गर्ल बहुत ही सुंदर कपड़ों में, रेड वेल में वहाँ पर खड़ी हुई थी। मैडम यू स्माइल करती हैं, उसके पास जाती हैं और धीरे से बोलती हैं, चुपचाप जो मैंने कहा है वही करो, वरना तुम देख लेना। फिर मैडम यू जियांग यानली का हाथ पकड़ती हैं कसकर और उसे लेकर वो वांगजी के पास आती हैं और उसके सामने खड़ा कर देती हैं। यानली के फेस पर वेल लगा हुआ था। वांगजी ने भी चाइनीज अटायर पहना हुआ था, लेकिन उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी इन सब चीज़ों में, उसके फेस से ही लग रहा था। फिर प्रीस्ट वेडिंग को शुरू कर देता है। कुछ ही देर के बाद में उनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही वेडिंग कंप्लीट होती है, मैडम यू एक चैन की सांस लेती हैं, जियांग फेंगम्यान की ओर देखती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ, अब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। जियांग फेंगम्यान मैडम यू की ओर देखती हैं और बोलते हैं, यू, तुम्हें लगता है तुमने जो किया है वो सही है। मैडम यू स्माइल करती हैं और बोलती हैं, हाँ मैंने बिल्कुल सही किया है। अब नहीं जानती, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो फिर वो क्या करता। अगर अब वो कुछ करेगा भी तो हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मैंने तो आपकी परेशानी को ही आपसे दूर किया है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जियांग फेंगम्यान फिर कुछ नहीं बोलते, फिर वो स्माइल करते हैं। फिर वो मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, यू। इससे वो गुस्सा हो गया तो मैडम यू स्माइल करती हैं और बोलती हैं, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो गुस्सा हो ना हो, वैसे भी और वो हमसे कुछ नहीं ले सकता। वो करेगा जो करेगा वो यानली के साथ करेगा, क्योंकि वो हमारी फैमिली से बदला लेना चाहता है, इसीलिए उसने यानली से शादी करने के लिए कहा। लेकिन चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूँगी, मैं उसे हमारी फैमिली को हर्ट करने नहीं दूँगी, आप चिंता मत करिए। ये बोलकर वो जियांग फेंगम्यान की ओर देखती है। फिर वो यानली के पास जाती हैं। वहीं पर वांगजी भी खड़ा हुआ था। मैडम यू स्माइल करती हैं, वांगजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मिस्टर लैन, हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखिएगा। वांगजी उनकी ओर नहीं देखता, वो चुपचाप यानली का हाथ पकड़ता है टाइटली और उसे वहाँ से ले जाता है। वांगजी हॉल से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है, उसका फ़ोन रिंग करता है। वांगजी फ़ोन निकालता है और देखता है। फिर वो जल्दी से कार के अंदर बैठ जाता है। फिर चुपचाप यानली भी कार के अंदर बैठ जाती है। वांगजी फ़ोन पिक करता है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो ये देखता है कि वांगजी कार में आ चुका है, वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वांगजी जल्दी से बोलता है, हेलो, क्या हुआ है। वांगजी फिर बोलता है, ठीक है, मैं कुछ देर के बाद वहाँ वापस आ जाऊँगा, चिंता मत करो, उनका अच्छे से ख्याल रखना। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। जियांग यानली बिल्कुल चुपचाप डरी हुई सहमी सी एक कार के कोने में ही बैठी हुई थी। वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। वांगजी एक नज़र उस लड़की की ओर देखता है। वांगजी को अचानक से एक ओमेगा सेंट फील होती है। वांगजी जैसे ही वो स्मेल फील करता है तो उसे फिर से वही गार्डन की याद आती है। वांगजी को ये स्मेल बहुत अच्छे से याद थी। वांगजी जब उस स्मेल के बारे में सोचता है तो वो एक अजीब सी चीज़ फील करता है। वांगजी फिर उस लड़की की ओर देखता है। वांगजी अपने हाथ को उस लड़की की ओर आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक से फिर दोबारा वांगजी का फ़ोन रिंग करता है। वांगजी फिर अपना फ़ोन निकालता है। जैसे ही वो फ़ोन की ओर देखता है, फिर वो अपने आप को शांत करता है और बोलता है, हेलो डैड, क्या हुआ। तभी दूसरी ओर से लैन किरण बोलता है, वांगजी, वांगजी जल्दी से घर आ जाओ, सिचन सिचन फिर से वो उसे पैनिक अटैक आया है, प्लीज़ वांगजी तुम जल्दी से घर आ जाओ। वांगजी जब ये सुनता है तब वो बोलता है, क्या
मैं अभी आ रहा हूँ डैड घर पर। फिर वो जल्दी से फ़ोन को रख देता है, ड्राइवर से बोलता है ड्राइवर जल्दी चलो घर। ड्राइवर बोलता है ठीक है सर। उसके बाद फिर वो ड्राइवर कार की स्पीड को और तेज़ कर लेता है। लगभग आधे घंटे ड्राइव करने के बाद वांग जी अपने लैंड मैंशन वापस आ जाता है। वांग जी जल्दी से कार का डोर ओपन करता है और वो भागते हुए जल्दी से लैंड मैंशन के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर वो दो गाड़ियाँ जो वांग जी की कार का पीछा कर रही थी वो भी रुक जाती हैं। साव शिंगचैन जल्दी से कार से बाहर निकलता है और फिर वो जल्दी से वांग जी की कार के पास आता है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है वो देखता है कि अभी भी यानली अंदर ही बैठी हुई है। साव शिंगचैन फिर उनकी ओर देखता है और बोलता है मैम प्लीज़ आप बाहर आ जाइए। साव शिंगचैन देखता है कि यानली अभी भी कार से बाहर नहीं आ रही है, तो फिर वो दोबारा से बोलता है मैम प्लीज़ आप बाहर आ जाइए, सर घर के अंदर हैं, आपको मैं ले चलता हूँ। फिर धीरे धीरे करके वो यानली फिर कार से बाहर निकलती है। साव शिंगचैन बोलता है आप मेरे पीछे पीछे चलिए। फिर साव शिंगचैन आगे चलने लगता है और यानली साव शिंगचैन का पीछा करने लगती है। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी भागते हुए अपने ब्रदर के कमरे के पास आता है। जैसे ही वो यहाँ पर आता है, लैन किरण वहीं डोर पर खड़ा हुआ था। जैसे ही वो वांग जी को देखता है वो बोलता है वांग जी शिचन देखो ना, फिर से वो पैनिक अटैक आया है उसे। वांग जी जल्दी से फिर रूम के अंदर जाता है और अपने ब्रदर को देखता है। लैन किरण तो बहुत घबरा गया था शिचन की ऐसी हालत देखकर। वो जल्दी से बोलता है वांग जी प्लीज़ देखो ना इसे क्या हो गया है फिर से। वांग जी बोलता है डैड प्लीज़ आप शांत हो जाइए, मैं संभालता हूँ गगा को। फिर वो जल्दी से सिजन के पास जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है गगा गगा प्लीज़ शांत हो जाइए, कोई नहीं है यहाँ पर, प्लीज़ प्लीज़ गगा गगा शांत हो जाइए। लेकिन सिचन बोलता है नहीं, दूर हटो मुझसे, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ दूर हटो मुझसे। वांग जी बोलता है गगा प्लीज़ मेरी तरफ देखिए, मैं हूँ आपका वांग जी, प्लीज़ एक बार देखिए गगा, प्लीज़ एक बार देखिए। लेकिन सिचन तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था प्लीज़ दूर हटो मुझसे। वांग जी फिर जल्दी से सिचन के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे बेड पर पिन करता है और बोलता है गगा प्लीज़ मेरी तरफ देखिए, एक बार देखिए मेरी तरफ। सिचन फिर धीरे धीरे करके वांग जी की ओर देखता है और वो फिर थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है। वांग जी जल्दी से टेबल से सिचन की गोलियां लेता है और उन्हें देते हुए बोलता है गगा प्लीज़ इन्हें खा लीजिए। वांग जी धीरे धीरे सिचन को शांत करवाता है और उसे वो मेडिसिन दे देता है। उस मेडिसिन को खाने के बाद सिचन तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सो जाता है। लैन किरण फिर वांग जी के पास आता है और बोलता है वांग जी अब हम क्या करें हम, क्या ऐसा करें जिससे सिचन फिर से वापस पुराने जैसा सिचन बन जाए, हम क्या करें। वांग जी बोलता है डैड मेरी बात ध्यान से सुनिए, गगा को कुछ नहीं होगा, मैं उसे फिर से पहले जैसा बना दूंगा और जिन्होंने मेरे गगा की ये हालत की है उन्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उनकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उस जियान चैंग को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे गगा की ये हालत करने की, उन सबको पे करना होगा, उन सभी को पे करना होगा और उसकी शुरुआत आज से ही होगी। लैन किरण जब ये सुनता है तो वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है वांग जी क्या किया है तुमने। वांग जी बोलता है कुछ नहीं डैड, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस अपनी गगा का बदला लेना शुरू किया है। लैन किरण बोलता है वांग जी प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, हम सब संभाल लेंगे, हमें पहले सिचन को संभालना होगा, प्लीज़ वांग जी कुछ भी ऐसा मत करना। वांग जी अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है डैड आप शांत हो जाइए, ठीक है, आप गगा को संभालिए। तभी वहाँ पर साव शिंगचन आता है और बोलता है सर मैंने उन्हें आपके रूम में भेज दिया है और हम उसे भी यहाँ ले आए हैं। वांग जी जब ये सुनता है तब वो डेबिल से स्माइल देता है और बोलता है वेरी गुड साव शिंगचन, मैं अभी आता हूँ। लैन किरण जब ये सुनता है तब वो बोलता है क्या क्या किसे लेकर आए हो तुम और वांग जी के रूम में क्या बोल रहे हो साव शिंगचन, मुझे बताओगे तुम। लेकिन साव शिंगचन कुछ नहीं बोलता, वो अपने सिर को नीचे कर लेता है। फिर लैन किरण जल्दी से साव शिंगचन के पास जाता है और बोलता है साव शिंगचन मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ वांग जी ने क्या किया है। लैन किरण जब देखता है कि साव शिंगचन अभी भी कुछ नहीं बोल रहा तब वो साव शिंगचन की ओर देखता है और बोलता है साव शिंगचन अगर तुमने 1 मिनट में मुझे नहीं बताया कि वांग जी ने क्या किया है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साव शिंगचन फिर लैन किरण की ओर देखता है, फिर वांग जी की ओर देखता है। वांग जी अपने फेस को टर्न कर लेता है। साव शिंगचन फिर अपने आंखों को बंद करता है और बोलता है वो वांग जी ने जियांग फेंगमियान की बेटी बेटी के साथ
जैसे ही लैनकिरन ये सुनता है तब वो बोलता है क्या 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 है वांग जी ने। साओ शिंगचन बोलता है वांग जी ने उनकी बेटी से शादी की है। जब लैनकिरन ये सुनता है तब वो फुल शॉक हो जाता है और बोलता है क्या क्या कहा तुमने, वांग जी ने शादी कर ली। फिर वो बोलते वांग जी ये क्या बोल रहा है साओ शिंगचन। वांग जी फिर कुछ नहीं बोलता। लैनकिरन जल्दी से वांग जी के पास जाता है और बोलता है वांग जी क्या ये सच है। वांग जी फिर अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है हाँ मैंने की है। लैनकिरन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है वांग जी तुमने बदला लेने के लिए उनकी बहन के साथ। वांग जी बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डैड, उन्होंने भी तो मेरे ब्रदर के साथ। इससे आगे फिर वो कुछ नहीं बोलता। लैनकिरन बोलता है वांग जी सब हम अगर उसने गलत किया तो हम नहीं कर सकते। वांग जी अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है डैड मैंने कहा ना, मैंने जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दीजिए। लेकिन लैनकिरन बोलता है वांग जी तुम गलत कर रहे हो। वांग जी फिर अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है अच्छा तो फिर उन्होंने सही किया ना डैड मेरे ब्रदर के साथ। लैनकिरन बोलता है वांग जी मैं जानता हूँ उन्होंने गलत किया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो गलत कर रहे हो। वांग जी बोलता है डैड मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। ये बोलकर फिर वो वहाँ से चला जाता है। लैनकिरन फिर साओशिंगचन की ओर देखता है और बोलता है साओशिंगचन वांग जी ने उसे हर्ट तो नहीं किया है ना। साओशिंगचन उनकी ओर देखता है और बोलता है नहीं उन्होंने उसे हर्ट नहीं किया है, मैंने अभी उन्हें उनके रूम में भेजा ज़रूर है लेकिन उन्होंने अभी तक उन्हें हर्ट नहीं किया है। लैनकिरन ये सुनने के बाद एक चैन की सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड, मुझे मुझे लेके चलो वहाँ, वो कहाँ है। साओशिंगचन फिर बोलता है ठीक है अब मेरे साथ चलिए। इसके बाद लैनकिरन साओशिंगचन के साथ वहाँ से चला जाता है। अब हमें मैडम यू को दिखाया जाता है जो कि जियांग फेंगम्यान के साथ वापस अपने वी मेंशन लौट आई थी। मैडम यू जल्दी से घर के अंदर आती हैं, एक चैन की सांस लेती हैं। तब जियांग फेंगम्यान बोलते हैं ग्रैनी वेन कहाँ है। जैसे ही मैडम यू ये सुनती हैं तब वो स्माइल करती हैं और बोलती हैं ओह मैं तो उन्हें भूल ही गई थी, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो एक रूम का डोर ओपन करती हैं। जैसे ही वो उस रूम का डोर ओपन करती हैं ग्रैनी वैन गुस्से में मैडम यू के फेस पर एक स्लैप लगा देती हैं। मैडम यू इससे तो पूरी शॉक हो जाती हैं और वो बोलती हैं आपकी हिम्मत कैसी हुई। ग्रैनी वैन मैडम यू की ओर देखती हैं और बोलती है तुम इतनी घटिया हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने उस मासूम बच्चे को इतना टॉर्चर किया है, प्लीज अब तो उसे छोड़ दो, बताओ मेरा वीइंग कहाँ है। मैडम यू स्माइल करती हैं और बोलते हैं ग्रैनी वैन आपको नहीं लगता कि आपकी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। ग्रैनी वैन बोलती है प्लीज़ बताओ मुझे कहाँ है वी। मैडम यू स्माइल करती हैं और बोलती हैं उसकी शादी हो चुकी है। जैसे ही ग्रैनी वैन ये सुनती हैं तब वो बोलती क्या क्या कहा तुमने, तुमने क्या किया है उसके साथ, किससे क्या किया है तुमने, बताओ मुझे। मैडम यू कुछ नहीं बोलती, वो बस स्माइल करती रहती हैं और ग्रैनी वैन की ओर देखती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। ग्रैनी वैन भी मैडम यू के पीछे आती और बोलती हैं बताओ मुझे तुम दोनों ने क्या किया है वी के साथ, प्लीज़ बताओ कहाँ है वो। मैडम यू ग्रैनी वैन की ओर देखती हैं और बोलती है ग्रैनी वैन अब वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, उसे बहुत अच्छी जगह भेजा है मैंने, अब चिंता मत कीजिए, यहाँ से अच्छा ख्याल रखा जाएगा उसका। ग्रैनी वैन मैडम यू की ओर देखती हैं, फिर वो जियांग फेंगम्यान की ओर देखती हैं। जियांग फेंगम्यान के पास जाती हैं और बोलती तुम ऐसा कैसे कर सकती हो वीइंग के साथ, वो तुम्हारा बेटा है। जियांग फेंगम्यान जब ये सुनते हैं तब वो ग्रैनी वैन की ओर देखते हैं और बोलते हैं ग्रैनी वैन मैंने आपसे कितनी बार कहा है वो मेरा कोई बेटा नहीं है, वो बस एक गलती था। ग्रैनी वैन गुस्से में उनकी ओर देखती हैं और बोलती हैं अच्छा तो वो गलती था। फेंगम्यान ग्रैनी वैन की ओर देखते हैं और बोलते कि हाँ वो बस एक गलती था और आपको उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, वैसे भी आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा बेटा था ना तो मैंने उसे जहाँ भेजना था मैंने भेज दिया, आप ज़्यादा उसकी फिक्र करने की दिखावा मत करिए, ठीक है। ग्रैनी वैन जब ये सब सुनती हैं तब वो बोलती हैं तुम दोनों और भी नीचे गिर सकती हो क्या इससे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बताओ मेरा वीइंग कहाँ है। मैडम यू गुस्से में बोलती हैं अगर आपको इतनी ही उसकी परवाह हो रही है तो ठीक है जाइए मिल लीजिए उससे, वो लैंड मेंशन में है। ग्रैनी वैन बोलती है ठीक है मैं वहीं जाऊंगी, मैं अपनी बीइंग को वापस लेकर आऊंगी, मैं उसे और ज़्यादा हर्ट होने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मैडम यू बोलती हैं ग्रैनी वैन अगर आप गई तो दोबारा यहाँ मत आना। ग्रैनी वैन बोलती है हाँ मैं वैसे भी अपनी बीइंग की वजह से यहाँ थी, मुझे कोई शौक नहीं है मुझे यहाँ रहने का। ये बोलकर ग्रैनी वैन फिर जल्दी से वहाँ से अपने रूम में आती हैं। फिर वो जल्दी से अपना कुछ सामान लेती हैं और उसके बाद वो बीइंग के रूम में जाती हैं और वहाँ से उसका कुछ सामान लेती हैं। फिर वो 2 बैग लेकर वहाँ से चली जाती हैं। मैडम यू जब ग्रैनी वैन को वहाँ से जाते हुए देखती हैं तब वो स्माइल करती हैं और बोलती हैं थैंक गॉड ये मुसीबत भी टल गई यहाँ से। इसके बाद मैडम यू चैन की सांस लेती हैं और वो जाकर आराम से सोफे पर बैठ जाती हैं। फिर मैडम यू का फ़ोन रिंग करने लगता है। मैडम यू जल्दी से अपना फ़ोन देखती हैं तब वो स्माइल करती हैं और बोलती हैं यानली बेटा कैसी हो तुम।
जियांग यानली बोलती है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग यानली बोलती है थैंक यू सो मच मॉम, आपने मुझे वहाँ से भेज दिया वरना न जाने वो क्या करता। थैंक गॉड मॉम, आपने सच में मुझे बचा लिया। मैडम यू बोलती है हाँ ये तो मुझे करना ही था। इसके बाद जियांग यानली बोलते मॉम अब मुझे पार्टी करने जाना है मेरे फ्रेंड्स के साथ। ठीक है मैं यहाँ आई हूँ तो थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है। ये बोलकर जियांग यानली कॉल कट कर देती हैं। इसके बाद मैडम यू स्माइल करती हैं और बोलती हैं ये बच्चे भी ना सारा दिन बस खेलने कूदने में लगे रहते हैं। फिर वो बोलती हैं जियांग चैंग कहाँ चला गया, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। ये बोलकर मैडम यू फिर जल्दी से जियांग चैंग को कॉल करती हैं, लेकिन जियांग चैंग का फ़ोन नहीं मिल रहा था। मैडम यू फिर दोबारा कॉल करती हैं, फिर भी उसका कॉल नहीं मिलता। फिर मैडम यू सोचती हैं हो सकता है शायद वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होगा। फिर वो कॉल नहीं करती, वो अपने रूम में चली जाती हैं और आराम से शावर लेकर रिलैक्स करती हैं। अब हमें लैन मैंशन को दिखाया जाता है। वांग जी के रूम में कोई सिसकियां लेकर रो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू नीचे गिर रहे थे जो कि फ्लोर पर पूरी तरह से फैल चुके थे। वो लड़का यानी कि हमारा वीइंग बस रोए जा रहा था। वो रोते हुए बोलता है मुझे आपके पास आना है, मैं नहीं जीना चाहता। ये बोलकर वीइंग फिर जल्दी से उठता है और इधर उधर कुछ देखने लगता है। तभी उस रूम का डोर नॉक होने लगता है। वीइंग इससे बहुत बुरी तरह से कांप जाता है। वीइंग जल्दी से वहाँ से इधर उधर देखने लगता है। वीइंग के फेस पर अभी भी वो वेल लगा हुआ था जिस वजह से उसे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से वीइंग को डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। वीइंग की पूरी बॉडी कांपने लगती है। तभी अचानक से वीइंग को दो लोगों की पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। वीइंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तभी उस रूम के अंदर हमें लैन किरण को और साव शिंगशन को दिखाया जाता है। साव शिंगशन बोलते हैं यही है वो। लैन किरण जब उसकी ओर देखता है तब वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, लेकिन वीइंग डर के मारे पीछे हो जाता है। लैन किरण उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं बेटा देखो डरो मत, मैं तुम्हारे हस्बैंड का डैड हूँ, प्लीज़ बेटा डरो मत, तुम चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करेगा, मैं उसे समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो ठीक है, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तुम आराम से यहाँ रहो। ये बोलकर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिससे ही लैन किरण डोर के पास आता है वो वांग जी को वहाँ खड़े हुए देखते हैं। वांग जी के फेस पर कुछ ब्लड की बूंदें लगी हुई थी। ये देख कर लैन किरण बोलता है वांग जी ये तुमने, लेकिन वांग जी बोलता है डैड कुछ नहीं हुआ, अब जाइए यहाँ से। बोलकर वो रूम के अंदर जाने लगता है, लेकिन लैन किरण वांग जी को रोक देता है और बोलता है वांग जी तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन वांग जी अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है साव सिंचन इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। लैन किरण बोलता है वांग जी क्या कर रहे हो तुम नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन वांग जी बोलता है शाओ सिंचन मैंने कहा ना। शाओ सिंचन बहुत बुरी तरह से फंस चुका था, अब वो किसकी बात मानता उसे नहीं पता। लेकिन वांग जी फिर अपने डैड को बोलता है डैड मैंने कहा चाहिए यहाँ से। लेकिन लैन किरण जल्दी से रूम का डोर बंद कर देती है और बोलते वांग जी तुम कुछ नहीं करोगे, प्रॉमिस करो मुझसे। वांग जी बोलता है डैड आपको पता है आप क्या बोल रहे हो। लैन किरण बोलता है हाँ वांग जी मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम कुछ नहीं करोगे तभी तुम अंदर जा सकते हो। वांग जी फिर एक गहरी सांस लेता है और मन में सोचता है अगर मैंने कुछ भी कहा तो डैड नहीं जाने देंगे। फिर वो बोलता है ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा डैड, अब जाइए मुझे मेरी वाइफ के साथ टाइम तो बिताने दीजिए। ये बोलकर फिर वो जल्दी से रूम के अंदर चला जाता है। वेइंग डर से कांपने लगता है जब उसे किसी के रूम के अंदर आने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी रूम के अंदर आता है और वो डोर को बंद कर देता है और वो वीइंग की ओर जाने लगता है। वीइंग पूरी तरह से डर चुका था, वो धीरे धीरे पीछे की ओर होने लगता है जैसे ही वो ये देखता है कि कोई उसकी ओर आ रहा है। वीइंग बुरी तरह से कांप रहा था इस वक्त। तो चलिए एवरीवन आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और एवरीवन आप लोग बहुत ही कम लाइक करते हो वीडियो को, क्या आप लोगों को फैन फिक्शन पसंद नहीं आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ओके बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।